हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी में से चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं। इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, कैसे हम लोग इनटेक और एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई एंड लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इसमें इसलिए किया है एनसीईआरटी से ताकि आपको एक एक लाइन जो है वो क्लियर हो सके। क्लियर है? तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम लोग, इस वाली क्लास में हम लोग 11 क्लास में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे आपको। ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, क्लियर है? तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्लियर? अब आ गया हमारे पास रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन नहीं है या रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है, दोनों डिफरेंट आपके पास प्रोसेस है। ब्रीदिंग सिर्फ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है आपके पास, ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक करते हैं और वहां से एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था हमारे पास ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑर्गन होते हैं। किस चीज के लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है? जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, क्लियर है, जैसे स्पॉन्जिस हैं, सिलेंट्रेट है, फ्लैट वॉर्म है। ये एक्सचेंज और ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन, सिर्फ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब आ गया हमारे पास अर्थवॉर्म। ठीक है? अर्थवॉर्म को आप लोगों ने देखा होगा, उसकी बॉडी जो होती है वो मॉइस्ट होती है, तो वो स्किन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? कुटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट क्या करते हैं हमारे पास? इनके पास जो होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकीडियल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है? ताकि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को या गैसेस को जो है वो एक्सचेंज कर सके। ठीक है? स्पेशल जो वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम गिल्स बोलते हैं, जो गिल से जो है वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। जो किस में होती है? मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। क्लियर है? मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स हैं वो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, जो कि कहां से होती है? आपकी गिल से होती है। क्लियर? फिर आगे हमारे पास फिशेस। तो फिशेस कहां से करती हैं? ये भी गिल्स के करती हैं। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये कहाँ से रिस्पायर करते हैं? ये लंग्स से करते हैं। जो हम लोग हैं कहाँ से रिस्पायर करेंगे? लंग्स से करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद है हमारे पास की एम्फीबियन। इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच एनिमल शोज कुटेनियस रेस्पिरेशन, तो आप अर्थवॉर्म लिखेंगे स्किन के थ्रू। ओके? और एक हमारे पास होता है फ्रॉग। एम्फीबियन जो है वो फ्रॉग है। एम्फीबियन होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। तो वो किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं? आपके पास स्किन। तो स्किन से जो रेस्पायर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? कुटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अब हम सिर्फ अपने बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपने बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर है? किसके बारे में पढ़ेंगे? हम अपने बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आता है नोस्ट्रल्स। ठीक है? नाक आता है हमारे पास। उसके बाद आता है नेजल चैम्बर। ठीक है? थोड़ा छोटे छोटे होल्स होते हैं हमारे नोज के अंदर, दो, राइट लेफ्ट, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर, अंदर वाला। ठीक है? फिर आ गया फेरिंग्स। ठीक है? फेरिंग्स आपके पास, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया आपके पास। ठीक है? ट्रेकिया के बाद आ गया ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, राइट एंड लेफ्ट आपके पास। फिर आ गया आपके पास ब्रोंक्यूल्स। ठीक है? जो आगे आगे ये वाले चले गए आगे को ब्रोंक्यूल्स, और ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं दैट इज नोन एज एल्वोलाई। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एल्वोलाई बोलते हैं। क्लियर? नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया आपके पास, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड
एल्वोलाई। तो सीक्वेंस आप लोगों ने लर्न करना है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को आता ही है ये सीक्वेंस, बट फिर भी आप लोगों ने एक्चुअली पता है क्या होता है कि हम छोटी छोटी जो इजी वाली चीजें होती है ना उनको छोड़ देते हैं, टफ चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं होगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, तो फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो इजी चीजों को हमने एक बार रिवाइज जरूर करके जाना है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसका सबसे पहले आता है हमारे पास नॉस्ट्रल। ओके, नॉस्ट्रल क्या है? जो नोज है आपका, ठीक है। नोज में क्या होता है आपके पास, क्या फंक्शन है इसका? एयर को बॉडी के अंदर ले जाना। ओके, क्या करते हैं ये? एयर को बॉडी के अंदर ले जाते हैं। नेजल चैम्बर, जो होल दिख रहे हैं आपको, जो स्पेस अंदर दिख रहा है, उसमें क्या होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेयर क्या करते हैं? जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, अंदर ही ट्रैप कर लेंगे और फिल्टर्ड एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाएगी। क्लियर? सेकंड क्या करते हैं ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तब तो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे हम सांस बाहर छोड़ेंगे, ठीक है, तो गर्म हवा निकलेगी। तो गर्म क्यों निकलती है? ताकि ये एयर को जो है ये वार्म करने में भी हेल्प करता है और डस्ट पार्टिकल रिमूव करेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एक, अगर आप अपना पूरा मुंह खोलेंगे तो आपको ऐसा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, फ्लैप स्ट्रक्चर होता है ये, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाने को निगलते हैं, सॉलो करते हैं, तो ये फ्लैप जो है आपके पास, ये किस में हो जाता है? ये विंड पाइप के ऊपर कवर हो जाता है। ठीक है, किसके ऊपर? फेरिंग्स के ऊपर, विंड पाइप के ऊपर जो है वो कवर हो जाएगा आपके पास। और उसके बाद क्या होगा? जैसे ही हम खाना सॉलो करेंगे तो वो फ्लैप जो है वो फिर आपके पास जो फूड पाइप है उसको कवर कर लेता है। क्लियर है? इसलिए बोलते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हमको बात नहीं करनी है, क्योंकि फूड पार्टिकल, एपिग्लॉटिस का काम है, फ्लैप का क्या है? वो जो आपके पाइप्स हैं उनको कवर करना। बात करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और बात भी करोगे तो खाना भी खाओगे तो सांस भी लोगे, तो जो है वो खाना जो है वो गले में फंस जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? फिर आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है आपके पास? लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। जैसे मैं बोल रही हूं, आप बोल रहे हैं, तो हमारी आवाज कहां से निकलती है? लैरिंग्स से। क्लियर है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है ये, आपका प्रोडक्शन का सॉरी ऑर्गन है। और ये क्या करता है? इसको हम लोग वॉइस बॉक्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है आपके पास? ये आपके पास जो होता है एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज है। ठीक है, ऐसे कॉमन पैसेज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होता है? ठीक है, ट्रैकिया है हमारे पास। ट्रैकिया क्या होता है आपके पास? ये लैरिंग्स के बाद हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है कि एयर को आपका अंदर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, एयर यहां से पास हो जाएगी, और इसके बाहर जो ये आपको दिख रहे हैं, जो ये कार्टिलेजिनियस है। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? हार्ड होता है, थिक होता है। कार्टिलेजिनियस इसलिए होता है, ये सी शेप्ड का कार्टिलेजिनियस रिंग होती है, इसलिए होती है ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है, तो ये होता है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई ये रहे हमारे पास ब्रोंकाई। ठीक है, तो ब्रोंकाई जो होते हैं वो टू में डिवाइड हो जाते हैं। ट्रैकिया दो में डिवाइड हो गया आपके पास, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आपके पास, ब्रोंकस, और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकस। क्लियर? इसके बाद इनको कलेक्टिवली आप लोग दोनों को इकट्ठा बोलेंगे तो फिर ब्रोंकाई बोलेंगे हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंक्यूल्स। जैसे आपने देखा होगा कि अंगूर का गुच्छा होता है। कैसा होता है अंगूर का गुच्छा? ठीक है, तो वो एक मेन होती है, उसके बाद उसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके जो है आगे को ब्रांचेस बनती रहती है। ठीक है, तो सिमिलर वे में ये भी वैसे ही होता है। और एक एलोवर सैक जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये जैसे अंगूर लगे होते हैं गुच्छों में, उस तरीके से जो है ये प्रेजेंट होते हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट वन है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या होता है? एंड पार्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे ये है मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ऑर्गन। यहाँ पे सब मैक्सिमम गैस जो है, ये साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये एल्वोलाई है, बाहर ब्लड की लेयर है आपके पास। ठीक है, ब्लड की आपके पास लेयर है, तो यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो हो जाएगा।
क्लियर। अब इसमें और क्या होता है आपके पास, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ब्लड इसमें प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इसमें होंगी आपके पास। इसका सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होना चाहिए। सरफेस एरिया लार्ज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इसमें होंगी आपके पास। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास एनसीईआरटी की आपकी लाइन है कि एल्वोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है, एल्वोलाई हैं आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब है हमारे पास कि लंग्स जो होते हैं ना आपके पास, तो लंग्स जो होते हैं आपके पास ये क्या करते हैं आपको किस में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ये प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक चैम्बर में। किस में प्रेजेंट होते हैं आपके पास? थोरेसिक चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं ये। और ये डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली कैसे प्रेजेंट होंगे? बैक साइड से। हम अगर बैक साइड देखें तो वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी होती है। वेंट्रली, फ्रंट साइड से देखें तो स्टर्नम प्रेजेंट होती है। लेटरली, साइड से देखें तो रिब्स प्रेजेंट होती हैं। और लोअर साइड में अगर हम देखें, बिल्कुल नीचे अगर हम देखें तो हमारे क्या प्रेजेंट होता है? डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। ये देखो, ठीक है। तो क्या है हमारे पास? ये डॉर्सली है। ये आपके पास क्या है? डॉर्सली क्या प्रेजेंट है? बैक साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, ये रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है पीछे से। वेंट्रली आपके पास, ठीक है, सामने से ये स्टर्नम प्रेजेंट है आपके पास। रिब्स प्रेजेंट है आपके पास, लेटरली साइड में प्रेजेंट है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज डायाफ्राम। ओके, इसमें भी दिख जाए ये डायाफ्राम, ये रहा डायाफ्राम, सॉरी ये रहा डायाफ्राम आपके पास। ठीक है, ये डोम शेप्ड इस तरीके से होता है, ये डोम शेप। क्लियर। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है ये लंग की बाहर वाली मेम्ब्रेन है आपके पास, हमेशा ये डबल लेयर होती है। क्लियर है। प्लूरल जहां आ जाता है लंग्स होता है, पल्मोनरी, प्लूरल ये सारे लंग्स के साथ ही कंसर्न है आपके पास। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थोरेसिक जो चैम्बर है ना वो क्यों प्रेजेंट क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हम डायरेक्टली लंग्स का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली चेंज। तो लंग्स का वॉल्यूम चेंज करने के लिए हमको थोरेसिक चैम्बर की जरूरत होती है, इसलिए जो होता है ये थोरेसिक चैम्बर प्रेजेंट होता है। क्लियर, समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड बाय लंग्स कैविटी। अभी हम इसको पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, तो थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है, अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग का भी इंक्रीज होगा, और थोरेसिक वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो लंग का वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना ये ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ब्रीदिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब फॉलोइंग स्टेप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले है ब्रीदिंग और पल्मोनरी। पल्मोनरी किसके साथ कनेक्टेड है? लंग्स के साथ। सॉरी, ब्रीदिंग, पल्मोनरी, वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। क्लियर। इजी वे में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्लियर है। डिफ्यूज ऑफ गैसेस, तो डिफ्यूजन होगी गैसेस की कहाँ? एल्वुलर मेम्ब्रेन में। जो मैंने बताया था कि ये अंगूर के गुच्छा, अंगूर जैसे ऐसे जैसे, तो ये एल्वुलर सैक है आपके पास, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी होगी। तो कौन सी गैसेस होंगी? ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी आपके पास। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। क्लियर है। तो गैसेस बाय ब्लड, अब ब्लड के थ्रू होगा। क्यों होगा? अब इसके बाहर जो है वो ब्लड वेसल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां से यहां कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी आपके पास क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी, और इसके पास ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगी। तो हायर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर में चली जाएगी। ऑक्सीजन जो है एल्वुलर से कहां पे चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और लंग्स में कम है, एल्वुलाई में, तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में जाएगी। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, लंग्स से कहां जाएगी? टिश्यू में जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग में आएगी। ओके, नेक्स्ट वन है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये ब्लड है, ठीक है, ये रहा आपके पास। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, ये रहा, ये ब्लड है, ठीक है, ये टिश्यू है। तो इसके बीच में जो एक्सचेंज होगा तो ऑक्सीजन जो है वो क्या ब्लड से टिश्यू में चली जाएगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में चला जाएगा।
ओके फिर आ गया सेलो रेस्पिरेशन। तो सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्यों करते हैं, क्यों जरूरत है हमको ऑक्सीजन की, सॉरी सेल जो है वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं कैटाबोलिज्म में, यानी कि ग्लूकोज को जो है वो ब्रेक करते हैं, वहां से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो रिलीज होती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। आ गया समझ। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि वो कहां तक पहुंच सके, टिश्यू तक पहुंच सके, वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, एटीपी एनर्जी रिलीज होगी आपके पास, और वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी। क्लियर। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कार्बन डाइऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जो है वो काम करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और कैसे उसको हम एक्सहेल करते हैं। इतना क्लियर, सबको क्लियर? ओके। अब है मैकेनिज्म। अब हमने ये भी पढ़ लिया कैसा पाथवे है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, कैसे ये प्रेजेंट है, किस कैविटी में प्रेजेंट है, बैकबोन से कैसे प्रेजेंट है, ये कैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लंग्स एक सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है। ब्रीदिंग में दो ही स्टेजेस आपने याद रखनी है, एक इंस्पायरेशन यानी कि ऑक्सीजन को अंदर रखना, एक एक्सपायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये मूवमेंट जो अंदर ऑक्सीजन को ले जाना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो प्रेशर ग्रेडियंट में होता है, ठीक है, बिटवीन किस किस के बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारी बॉडी में लंग प्रेजेंट है उसके बीच में प्रेशर ग्रेडियंट और एटमॉस्फेरिक के प्रेशर ग्रेडियंट में। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एयर जो है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जो डिफ्यूजन है, ठीक है, उसी प्रोसेस से मूव करती है। तो इसमें हम प्रोसेस पढ़ेंगे इंस्पायरेशन, यानी कि हम अब इंस्पायर कैसे करते हैं, हम सांस लेते कैसे हैं। हम तो बड़ी इजीली इनहेल किया, एक्सहेल किया, लेकिन प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व है देखो। डायफ्राम, अब मैं आपको डायग्राम पे ही फोकस करना सिखाऊंगी, ठीक है, डायग्राम पे हम फोकस करेंगे प्रॉपरली तो आपको समझ में आ जाएगा। जितना जल्दी आप डायग्राम पे फोकस करोगे, ये तो आप लोग लिख ही लोगे, ठीक है, अगर डायग्राम समझ में आ गया है तो फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें होगा हमारे पास कि डायफ्राम जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस सब लेंगे अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो, ठीक है, तो वो फ्लैटर्न्ड हो जाएंगे। कैसे होते थे, डोम शेप्ड होते थे हमारे पास, लेकिन जब हमने सांस ली तो ये फ्लैटर्न्ड हो गए। क्लियर है, फ्लैटर्ड हो गए। फिर आ गया हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो जो थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। रिब्स और स्टर्नम जो है वो भी, अगर आप खुद इसको एक्सपीरियंस करके देखेंगे तो सांस अगर अंदर लेंगे, डायफ्राम आपका फ्लैट हो गया, रिब्स और स्टर्नम ऊपर आ गए, ठीक है। उससे क्या हुआ आपके पास, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है ना, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, जो इसका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपके पास। और इंटरपल्मोनरी प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया और एयर जो है वो अंदर लंग्स में एंटर हो जाती है। क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स और स्टर्नम ऊपर आए आपके, और थोरेसिक जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो गया। तो जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है, तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ और एयर जो है वो अंदर चली गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया इंस्पिरेशन का। एक्सपायरेशन यानी कि एक्सहेल करेंगे, डायफ्राम फिर आपके ओरिजिनल पोजीशन में डोम शेप्ड में आ जाएगा, रिब्स और स्टर्नम भी आपकी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएंगी। थोरेसिक, ये जो थोरेसिक आपका कैविटी है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो लंग के बाहर निकल जाएगी। 2-3 ही वर्ड है इसमें, कौन सा इंक्रीज हो रहा है कौन सा डिक्रीज हो रहा है। इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा।
ये था दो प्रोसेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा नीट में कई बार ये घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ओके, एक हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है? 12 to 16 टाइम पर मिनट, और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? स्पायरोमीटर से। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके वॉल्यूम्स, इनकी फुल फॉर्म, कितना ml वॉल्यूम जो है वो हमारा हमारा लंग्स में रह जाता है। ओके, पहला आता है टीवी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, यानी कि कितना वॉल्यूम एयर का, एयर ही है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड हम अंदर ले जाते हैं या बाहर ले जाते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन से। सिंपली हमने सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वो होता है 500 ml। ओके, एक हेल्दी मैन कितना इंस्पायर और एक्सपायर, कितना इनहेल और एक्सहेल करता है? आपके पास 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना ml जो है वो पर मिनट में जाता है, और एक ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितना ml जो है वो होता है। ठीक है, ये हो गया टाइटल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू IRV, या इंस्पायरेटरी से इंस्पायर किया, ठीक है, वर्ड से ही पता लग जाएगा। तो कितना किया हमने? फोर्सफुली, जोर से अंदर ले गए, तो 2500 to 3000 ml। ओके, एक्सपायरेटरी कितना हमने फोर्सफुली एक्सपायर किया? तो 1000 to 1100 ml। ओके, रेजिडुअल, रेजिडुअल क्या होता है? बच जाना, ठीक है, तो कितनी एयर बच गई है लंग्स में फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद। ओके, एक्सपायरेशन हमने की, सांस बाहर निकाली, ऐसा तो नहीं है लंग्स खाली हो गए, नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो उसमें रह जाता है, वो है 1100 आपके पास टू 1200 ml। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टर्म्स है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि इंस्पायर किया आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, एक पर्सन ने कितना वॉल्यूम जो है वो इंस्पायर किया आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारे पास IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV। नेक्स्ट वन है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन विच कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। हमने सांस ली और कितना हमने जो है वो एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्सपायर किया हमने, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज इक्वल टू TV प्लस ERV। नेक्स्ट वन है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर कितना रह गया लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ओके, दैट इज इक्वल टू ERV प्लस RV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी रहेगी आपके पास? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायर, कितना जब हम जोर से जोर सांस बाहर छोड़ते हैं तो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो रह जाता है, दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। दैट इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू ERV प्लस TV प्लस IRV। ओके, तो ये रहा हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, तो मतलब लंग की कितनी कैपेसिटी है आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, उसको बोलते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। दैट इज इक्वल टू IRV, ERV, TV एंड IRV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये थे हमारे पास टर्म्स ML, ये आप लोगों ने जरूर लर्न कर लेने हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हमने सारा पढ़ लिया, कितना एक्सचेंज हुआ, कैसा प्रोसेस हुआ, डायफ्राम कैसे किया, कैसे हमने इंस्पायर किया, कैसे हमने एक्सपायर किया। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एल्वोलाई से कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ जा रहा है, ब्लड के थ्रू जो है वो टिश्यू में कैसे जा रहा है। ओके, चलिए, तो अब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमको पता है एल्वोलाई में होती है। तो एल्वोलाई कौन सा रीजन था जो मैंने अंगूर वाला बताया था आपको? ठीक है, तो ये वाला, ये पीछे से आया आपके पास, ठीक है, और ये जो है वो ये वाला, ये एल्वोलाई। ओके, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, किस किस के बीच में होती है? अक्कर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होती है। गैसेस कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रोसेस कौन सा होता है? सिंपल डिफ्यूजन। ओके, अगेंस्ट प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? ठीक है, और मैकेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन है। फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। पहले तो है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, दूसरा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तीसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस,
ठीक है, solubility ऑफ गैस, और लास्ट वन है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। क्लियर, बहुत पतली सी होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जल्दी हो सके। अब इसमें एक और नई टर्म आई है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल गैस का जो अपना प्रेशर है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? PO2 partial pressure of oxygen, PCO2 that is partial pressure of carbon dioxide। क्लियर है? तो ये एक डाटा है हमारे पास कि पार्शियल प्रेशर इतना, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वोलाई में 104, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में 40, ब्लड ऑक्सीजनेटेड में 95, टिश्यू में 40। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वोलाई में 40, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 45 ज्यादा होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, ब्लड ऑक्सीजनेटेड में 40 एंड टिश्यू में 45। ओके, ये है पूरा, ये डायग्रामेटिक आपके पास रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वोलाई, बॉडी टिश्यू विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये पूरा है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इंस्पायरेशन, सांस अंदर आ गई, लंग्स में चली, आपके पास चली गई, हमारा हो गया। अब हमारा कहाँ पहुंच गया? एल्वोलाई में। ओके, एल्वोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mm ऑफ Hg, ठीक है। वहां से वो पल्मोनरी वेन से कहाँ चला जाता है? आपके पास लंग्स से गया ये, ठीक है। पल्मोनरी वेन से कहाँ चला गया? आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में, पढ़ा था हमने, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहां से चला गया हमारे पास टिश्यू में, ठीक है। टिश्यू में क्या होता है? ब्लड जो होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 90, इसमें ब्लड में 95 mm ऑफ Hg, मरकरी में लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये हायर है, तो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चला गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ब्लड में ज्यादा होगा और टिश्यू में कम होगा, ठीक है। तो वो वहां से वहां मूव हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ? कैटाबोलिज्म हुआ, एटीपी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो यहाँ पे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और वो चली जाएगी आपकी ब्लड में, ठीक है। और फिर वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी से राइट ऑरिकल में, और फिर यहाँ से चली जाएगी, सॉरी, राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से ये कहाँ चली जाएगी? लंग्स के पास चली जाएगी। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है, ठीक है, एयर ब्लड में ज्यादा है, और आपके पास एल्वोलर में कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चली जाएगी, और उस तरीके से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल गई। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, एक और क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज इजीली, ठीक है, यार फास्टर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फास्टर क्यों होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन। तो 20 to 25 ज्यादा होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या? सॉल्युबिलिटी, इसलिए वो मूव फास्टर कर जाता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्लियर है? अब है हमारे पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो ये रहा वो एल्वोलाई आपके पास, ठीक है, ये वाला, ये दैट इज नोन एज एल्वोलाई, ये एल्वोलर कैविटी है। स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वोलर वॉल है जो वन सेल, एक ही सेल की बनी होगी, जितनी पतली होगी उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका प्रॉपर रहेगा। क्लियर? सेकेंड है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो येलो येलो खाली दिख रहा है ना आपको, ये वाला, दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट वन है हमारे पास एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो ये एंडोथीलियम है हमारे पास, ब्लड कैपिलरी है, ये रेड ब्लड सेल है, ये ब्लड कैपिलरी है। तो इस तरीके से इतनी नजदीक होगा, साथ में होगा और पतली सी लेयर होगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो जल्दी जल्दी या इजीली आपके पास हो जाएंगे। क्लियर है? जितना कम थिकनेस कम होगी उतना जल्दी जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगी। क्लियर? इतना क्लियर? नेक्स्ट वन है, अब हमने सारा पढ़ लिया कि कैसे क्या हुआ, अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब हम पढ़ेंगे कि ये तो पढ़ लिया हमने एल्वोलाई और उसमें कैसे होता है, लेकिन अब मीडियम क्या है? तो मीडियम एक फ्लूइड ही होना चाहिए, उसी से तो फ्लो करेगा पूरी बॉडी में, तो वो होगा हमारे पास ब्लड। क्या होगा? ब्लड होगा। तो इसमें क्या होता है कि 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है ना वो ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड होती है, ठीक है।
97% ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड, और 3% बच गई हमारे पास, तो वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और वहां से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड 20-25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज, और 70% इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट आयंस, ठीक है। और बच गई 7% जो कि डिसॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा में होती है आपके पास, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको समझना। कैसे, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझाऊंगी वो ये पूरी लाइनें एक एक लाइन जो है वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपके पास रेड कलर का पिगमेंट है जो कि हमारी आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें आयरन होता है, और इसमें क्या होता है आपके पास, एक हीमोग्लोबिन का जो ये है आपके पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, वो 4 ऑक्सीजन कंबाइन करके ले जाता है। कितने ले जाता है? 4 ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके ले जाता है। जब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल कैरी करके जाएगी? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करके जाएगी, ओके। बाकी जो है 3% है वो डिसॉल्व इन प्लाज्मा, वहां पे डिसॉल्व होगी और वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आपके पास। क्लियर? समझ में आ गया? अब आ गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब ये कर्व क्या पंगा है, ये क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है? जब हम लोग जो है वो सैचुरेशन को, ठीक है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को विद ऑक्सीजन को हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ प्लॉट करते हैं ना, तो एक एस टाइप की कर्व मिलती है हमको, सिग्मॉइड टाइप की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। अब इसके पास है, हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हैं कि कैसे कैसे ये काम, कौन कौन सी कंडीशन है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी तो कौन कौन से कंसंट्रेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसमें होना चाहिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर H पॉजिटिव आयन एंड लो प्रेशर। क्या क्या होना चाहिए? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर हाइड्रोजन आयन और लोअर टेम्परेचर। ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? अब टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा होंगे और हायर टेम्परेचर होगा। क्लियर है? तो ऑक्सीजन जो है वो फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? समझ में आ गई? और दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड इन द टिश्यू। और एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डिलीवर्ड अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, कितना हमारे पास? 100 ml ऑफ आपका जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर्ड होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को। क्लियर? ऑक्सीजन का समझ में आ गया? बहुत इजी, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन का तो हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा, ठीक है। अब इसको याद करना है आपने, 3 फॉर्म में होता है। किस किस फॉर्म में? कार्बोनेट आयन में, ठीक है, एज कार्बोनेट आयन, एज कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन और डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ओके, बाइकार्बोनेट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट होता है। आपका 20 to 25% कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है आपके पास, और 7% इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ओके, समझ में आ गया? अब बाइकार्बोनेट आयन में कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगी, एंजाइम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये बनाएगा आपके पास कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, ठीक है। एंजाइम कैसे हुआ? बाइकार्बोनेट आयन कैसे बने? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हुआ। सेकंड है कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन कैसे हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन कंबाइन करेंगी तो कार्बे एमिनो हीमोग्लोबिन बन गया,
ठीक है, वो 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड आ गया डिजॉल्व इन प्लाज्मा, तो कितना हुआ हमारे पास 7% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाती है प्लाज्मा में और वहां से वो रिलीज हो जाती है या ट्रांसपोर्ट हो जाती है। फ्री फॉर्म में समझ में आ गया। अब आ गया एट द टिश्यू साइट। ठीक है, टिश्यू साइट में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो इंक्रीज होता है, हाई होता है, क्योंकि कैटाबोलिज्म में, ठीक है, कैटाबोलिज्म करके जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है हाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाता है ब्लड में, ओके, आरबीसी एंड प्लाज्मा है जिसमें, और वहां से क्या बनाता है आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म करता है और हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ठीक है, और एल्वुलर साइट में, ये तो हो गया टिश्यू में, यानी कि यहां पे टिश्यू में, ये टिश्यू में, यहां पे इस टिश्यू में, ओके, टिश्यू में क्या हुआ आपके पास, टिश्यू में हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई है क्योंकि वहां पे कैटाबोलिज्म हुआ है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड, ब्लड में क्या है आरबीसीज और प्लाज्मा है जो कि बाइकार्बोनेट आयन आपके पास और हाइड्रोजन आयन बनाएंगे। टिश्यू में हो गया। अब एल्वुलर सैक में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, रिएक्शन प्रोड्यूस आपका वो ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पे क्या होगा बाइकार्बोनेट इज डिसोसिएटेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेड टू एल्वोलाई इज रिलीज्ड आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस तरीके से जो है वो आपके पास एल्वोलाई से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई और हमने एक्सहेल कर दिया उसको बाहर। क्लियर? Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वोलाई आपके पास। क्लियर? समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया है आपको, बहुत इजी वे में मैंने करवा दिया है आपको। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब हमने ये पढ़ लिया है कि कैसे एक्सचेंज हुई, क्या हुआ, लेकिन अब इसको रेगुलेट तो करता होगा। आप सबको पता है कि हमारे जो इतने भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ओके, तो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है जो कि ब्रेन ही रेगुलेट करता होगा। ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास कौन रेगुलेट करता है इसको, नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है। इसमें आते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड थर्ड वन इज कीमोसेंसिटिव एरिया। ओके, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या करता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका मेडुला रीजन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ब्रेन में, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन में, कंट्रोल ब्रीदिंग को आपको ये कंट्रोल, नॉर्मल ब्रीदिंग को ये कंट्रोल कर रहा है, यानी कि हम सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। क्लियर है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या कर रहा है आपके पास, ब्रीदिंग रेट और डेप्थ को रेगुलेट कर रहा है। एक तो ब्रीदिंग रेट को करेगा और उसकी डेप्थ को, कितनी डीपली जो है वो आपके पास गई है सांस आपकी, ठीक है, ब्रीदिंग कितनी डीपली गई है उसको वो आपका रेगुलेट करता है। ठीक है, और इंस्पायरेशन को भी उसकी ड्यूरेशन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कीमो सेंसिटिव एरिया। अब ये एरिया जो होते हैं ना ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए आपके पास ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है वो एक्टिव हो जाता है। क्लियर है? और ये टर्न आपके पास नेक्स्ट वन है हमारे पास आपके पास रिसेप्टर। ठीक है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो कि कैरोटिड आयोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को, और मैसेज को सेंड करते हैं सिग्नल रिदमिक सेंटर को कि जो भी ये कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी हाइड्रोजन आयन की इंक्रीज हुई है तो ये इसकी रेमेडी, यानी कि किस कारण ये हुई है, तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइटली इनसफिशिएंट। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का ही काम होता है। क्लियर? लास्ट वन है हमारे पास डिसऑर्डर। अब कोई ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है तो डिजीज हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाता है। फर्स्ट आता है हमारे पास एस्थमा। एस्थमा क्यों होता है आपके पास, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है ना, जो ब्रोंकाइल और ब्रोंक्यूल्स हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, विजिंग हो जाती है आपके पास, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं या लेते हैं तो एक सीटी जैसी आवाज आती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थमा।
ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास एम्फाइसीमिया। एम्फाइसीमिया एक क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो एल्वोले सैक था ना हमारे पास, ये वाला सैक था जहां पे प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ, जो कि साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसके अंदर की जो वॉल है ना वो डैमेज हो जाती है। ओके, वो डैमेज हो जाएगी तो सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने फैक्टर पढ़े थे कि क्या होना चाहिए, लाइनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। तो अंदर वाली लाइनिंग खराब हो जाएगी, सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वो क्यों होता है, जो कि सिगरेट स्मोक करते हैं उनका जो है ये, उनमें ये डिसऑर्डर हो जाता है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस आपने देखा होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज में, जैसे कोई आपके पास हैं जो पत्थर तोड़ते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास ये वर्कर हैं, तो इनमें क्या होता है, जैसे पत्थर तोड़ेंगे, इंटेड होंगे, उनमें क्या होता है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है ना वो हमारे सांस से अंदर चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो इनहेल हो जाते हैं, कई हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको इनहेल कर लेते हैं। तो दो मेजर डिजीज जो है वो हो जाती हैं आपके पास, सिलियोकोसिस, SILICOSIS, ओके, सिलियोकोसिस। सेकंड है हमारे पास एस्बेस्टोसिस, 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 ओके। ये दो डिजीज हैं जो इसमें इन वाले आपके लोगों में हो जाती हैं। तो इसका क्या प्रिवेंशन है, एक तो हमको मास्क पहन के रखना है और दूसरा हमको प्रॉपर वेंटिलेशन में रहना है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने आपको क्लियर कर दी है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।